अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानत गिचकोरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहे हैं और सियासी मामलात पर भी काफ़ी गहरी नज़र होती है इनकी। तो आज हम 3 अहम अमूर पर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान के जो 9 मई के मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तें थी, 8 मुकदमात थे, उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी गई थी। ताहम अब तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है और बड़ा दिलचस्प और हैरान कुन ये फ़ैसला है। उसमें देखेंगे कि किस तरह किसके बयान को बुनियाद बनाकर एक सरकारी एहलकार के बयान को बुनियाद बनाया गया है और उस पर ज़मानतें खारिज की गई हैं, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के अल-कादिर ट्रस्ट केस में ज़मानत मुअत्तली की जो दरख्वास्तें हैं वो अब ऐसा लग रहा है कि वो अगस्त तक समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जजेस जानबूझकर छुट्टी पर चले गए हैं। और डोगर साहब जो हैं वो छुट्टी पर क्यों नहीं जा रहे, उनकी भी एक वजह है, उस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा ने एक ऐसा बिल पास करवाया है पंजाब असम्बली में कि जिसमें अब वो इजलास में शिरकत भी नहीं करेंगी। पहले भी जितने इजलास हुए उन्होंने कम शिरकत की है, और अब अगर वो नहीं जाती इजलास में तो उनको तनख्वाह भी मिलती रहेगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकेगी, उनके खिलाफ कोई जो है वो करारदाद पेश नहीं हो सकेगी। तो सबसे पहले बात करेंगे 9 मई मुकदमात की। तो सईद बलोच साहब बताइएगा कि 8 मुकदमात में ज़मानत तो मुस्तरद कर दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट से, 2 डिवीज़न बेंच था। तो आज तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है और उसमें अजीब हैरान कुन बातें की गई हैं कि किस बुनियाद पर ज़मानतें जो है मुस्तरद की जाती हैं। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह का फैसला दिया गया और सरकारी एहलकार एक इंस्पेक्टर के बयान पर जो भेस बदल कर वहाँ पर पहुँच गए थे, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के फैसले बरकरार रखे जा सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो यहाँ पर जो बेंच बनेगा वो तो देखना होगा कि कौन सा बेंच बनता है। बहरहाल जो भी बने, तो क्या लगता है कि ये इस तरह का फैसला बरकरार रह सकता है? और पहले फैसले के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। बहुत शुक्रिया अमाना। देखिए, बात यह है कि हाई कोर्ट का फैसला हमने पढ़ा है, उसके अंदर वही गलतियां दोहराई गई हैं। आपको याद होगा जो गुज़श्ता साल जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब का एक 3 रुकनी बेंच था, जिसमें रावलपिंडी के 5 नौजवान थे, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे, कुछ दुकानदार भी थे जो हमजा कैंप शमशाबाद के नजदीक वो काम करते थे। तो जब ये हंगामा हुआ तो वो वहां पर पहुंचे, क्योंकि मेरा एक दोस्त उस वक्त इत्तेफाक से हमजा कैंप मौजूद था, सहाफी दोस्त, उसने मुझे वहां से वीडियोस भेजी कि यहाँ से हमजा कैंप से बराह रास्त फायरिंग हो रही है और 2 नौजवानों को उन्होंने बताया कि उनको गोली लगी है और ये उसकी वीडियो है। इन लोगों को जख्मी किया गया। एक लड़का सफेद कपड़ों में था जिसको सीधी गोली मारी गई थी। अच्छा। तो ये बाद में वो जो जियो फेंसिंग हुई और ये तो उसमें फिर ये लोग पकड़े गए। अच्छा, वो जब मुकदमा यहाँ पर आया ना तो पता चला कि पुलिस की जानिब से FIR पहले दर्ज कर ली गई, गिरफ्तारी बाद में डाली गई। अच्छा। और हैरान कुन तौर पे वो लोग जो नामालूम थे उनके नाम पुलिस को पहले से पता थे। अच्छा। तो ये जब चीज यहाँ पर आई तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने, आपको भी याद हो, ये सवाल किया था कि आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तकरीबन कोई 5:30 बजे के करीब, गिरफ्तारी आपने की है रात को, तो एक अनजान बंदे को आपने कैसे इस बात का तयन कर लिया कि इसका नाम ये है, पहले ये है, कैसे FIR दर्ज कैसे होगी? दूसरा, उन्होंने कहा कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक गिरफ्तार हुआ था उसमें, अब वो उसका ये मौक़िफ़ था कि मैं ऑफिस से उस दिन पैदल निकला, उसका फैजाबाद के नजदीक ही कहीं ऑफिस था। वो कहते हैं कि मैं पैदल जा रहा था तो ये वाकया हुआ, तो मुझे वहां से पुलिस ने धर लिया। अब पता चला जी बताएं प्रोफेशन क्या है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको पता है कि बड़ा माल बनाते हैं, ऑडिट वगैरह करना कंपनियों का मुख्तलिफ, तो ये सारी चीजें, तो उससे पैसे की डिमांड की गई। अच्छा। और उनके बकौल मैंने पैसा पुलिस को नहीं दिया, तो इसलिए पुलिस ने मुझे इस जैली मुकदमे में फंसा दिया, तो यहाँ से जमानत मिली। तो उस वक्त जो हकायक बताए गए थे, ये जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है ना, ये बिल्कुल उन्हीं हकायक पे खड़ा है। मिसाल के तौर पे उस रोज यहाँ जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये सवाल किया कि इस बात की क्या शवाहिद हैं कि ये जो 9 मई को एहतजाज हुआ है ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत हुआ और इसके पीछे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हाथ है। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि लाहौर पुलिस का एक कांस्टेबल था जिसकी ड्यूटी जवान पार्क पर भी थी, और फिर इत्तेफाक से वो बंदा यहाँ रावलपिंडी भी अब उसको आज के फैसले में भी उसी का हवाला दिया। मैं ये जो पीछे तमहीद बांधी है ना, वो बांधने का मकसद ये था, बैकग्राउंड हो, क्योंकि जो यहाँ जो कहानी सुनाई गई थी वही कहानी अब लाहौर में दोहराई जा रही है। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक ये पता कैसे चला, उन्होंने कहा कि हमारा एक कांस्टेबल था, उसकी हमने ड्यूटी लगाई हुई थी जमान पार्क में, तो वो सिविल कपड़ों में गया वहां पर, तो वहां उसने ये सारी प्लानिंग होती सुनी और उसमें इमरान खान अपने कारकुनों को
वाज़े तौर पर ये हिदायत दे रहे थे कि आपने, अगर मैं गिरफ्तार होता हूं तो आपने ऐसे ऐसे एहतजाज करना है। अब हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि इमरान खान था, नीचे कारकुनान थे, दरमियान वाली क़यादत गायब है। अब वो दरमियान वाली क़यादत, देखिए इमरान खान ने डायरेक्ट तो नहीं कहा होगा ना, अब इमरान खान ने मियाँ वली वालों को तो नहीं कहा था कि आपने वहां पर भी करना है। चले जमान पार्क वालों का आप मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि चले जी इमरान खान ने प्लानिंग की है, तो बाकी शहरों में कैसे हुआ? तो ये दरमियान से जो लोग कम्युनिकेशन का जरिया बन सकते थे इमरान खान से कारकुनान के दरमियान, उनको आपने साइडलाइन कर दिया, निकाल दिया। मुराद रास जो कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थे उनको आपने छोड़ दिया क्योंकि वो पीटीआई छोड़ गए। अंदलीब अब्बास डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी में मौजूद थी, उनको आपने छोड़ दिया क्योंकि वो पीटीआई छोड़ गई। तो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनको छोड़ दिया गया। जब इवन के आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना पहली, तो उसके अंदर जो सारा रिकॉर्ड फराहम किया गया तो उसमें मुराद रास साहब का जिक्र था जो पीटीआई दौर में वजीर तालीम थे। तो ये चीजें सारी वो सुकम और खामियां सामने आई। फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि क्या अब जो सब इंस्पेक्टर है, क्या उसके इल्जामात पर या उसके बयान पर हम एक सरकारी एहलकार के बयान पर एक साबिक वज़ीर आज़म को हम गद्दार डिक्लेयर कर दें? तो ये मुकदमा उधड़ गया था यहाँ पर ही सारा ना। तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रावलपिंडी के इन 5 लोगों को जमानत उनकी मंजूर की थी। तो अब लाहौर हाई कोर्ट में आप देखें, लेकिन वो जमानत के बाद दोबारा भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद। उसके बाद मुकदमा एमपीओ के तहत होगा। इवन के आप देखिए कि पिछले साल 28 सितंबर 2024 को जब पीटीआई ने रावलपिंडी में जलसा किया था, तो उस जलसे के खिलाफ जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ? 16,000 से जायद नामालूम लोगों के खिलाफ। जैसे 9 मई के 35,000। अब मुझे बताएं 16,000 नामालूम लोगों में आप किस किस को फिट कर सकते हैं? जरा सोचे और फिर लिस्ट गिने तो देखें कि ये जुल्म का बाजार कहां तक चलता है। बहरहाल अब यहाँ जो फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने दिया, अब लाहौर हाई कोर्ट क्या कहती है? लाहौर हाई कोर्ट एक उसी तरह एक एएसआई का हवाला जी कि वो वहां पर मौजूद था, वो सिविल कपड़ों में था, इंस्पेक्टर साहब वो सिविल कपड़ों में थे, वो वहां पर जमान पार्क में गए तो इमरान खान साहब अपने कारकुनों को मुश्तैल कर रहे थे, उनको उकसा रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो आपने एहतजाज कैसे करना। अच्छा, उन्होंने 4 मई का हवाला दिया कि 4 मई को जब इमरान खान ये इस्लामाबाद में पेशी के बाद चक्री के मकाम पर वहां उन्होंने कहीं स्टे किया था। आपको याद है वो इमरान खान साहब की एक वीडियो भी आई थी, वो किसी जाते हैं रेस्ट एरिया पे जाते हैं तो वहाँ अवाम का वो हजूम लग जाता है। होटल है, रोज होटल था, कोई इस तरह का नाम है होटल। तो उसका कहा क्या गया जी कि 4 मई को वहां पर प्लानिंग हुई। फिर कहा गया कि 7 मई और 9 मई को लाहौर में प्लानिंग हुई। अब 7 और 9 मई को, चले 7 मई को हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलिए इमरान खान साहब लाहौर में थे। 9 मई को तो इमरान खान सुबह 6 बजे से पहले वहां से निकले, एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें ये कहते हैं कि अगर मतलब कि इमरान खान जब 9 मई से पहले यहाँ पर आए थे तो हमारे जो साफी दोस्त इवन सुहेल रशीद है, कमर मैकर है और दीगर लोग जो कवर करते थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि उस रोज जब इवन के वो मुराद सईद वाला मार्च में वो इशू बना था, उस रोज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के तमाम तर इंतजाम पूरे थे। लेकिन उस वक्त भनक आ गई पीटीआई को, इमरान खान को। बल्कि इमरान खान साहब जब अदालत में गए तो उन्होंने वहां जज के सामने इस खदशे का इजहार भी किया कि जो तैयारी की गई है ये वाज़े तौर पर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, और गारंटी दी गई थी कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर 3 मई 2023 को नैब ने इमरान खान साहब का एक वारंट गिरफ्तारी जारी किया। वो वारंट गिरफ्तारी भेजा गया वजारत दाखिला को। वजारत दाखिला ने उसको 8 मई तक खुफिया रखा। फिर 9 मई को रेंजर तैनात किए गए और इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी इमारत से गिरफ्तार किया गया। तो उस गिरफ्तारी में अब जो चीजें सामने आई, अब देखें कि जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब लाहौर से सुबह चले तो उन्होंने बयान दिया कि अगर आपके पास मेरे हवाले से वारंट गिरफ्तारी है, आप आए, मुझे वो वारंट गिरफ्तारी दिखाएं, मैं अपनी गिरफ्तारी दे दूंगा। लेकिन फिर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तज़हीक आमेज तरीके से एक साबिक वज़ीर आज़म, उसको आप गिरेबान से पकड़ कर धक्के देते हुए गिरफ्तार कर गए, शीशे तोड़े गए और आज तक किसी को नहीं पकड़ा गया। और उसी पे बंदियाल साहब ने भी जो फैसला दिया फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भाई इमरान खान की गिरफ्तारी अहाता अदालत से गैर कानूनी थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुई की घड़ियां रिवर्स की थी कि इमरान खान साहब को उसी मौका पर दोबारा हाई कोर्ट में जब वो दरखास्तें दायर कर रहे थे, डायरी ब्रांच में मौजूद थे और बायोमेट्रिक करवा रहे थे, आप उस सारे प्रोसेस के ऊपर आप जाएं और वहां से आगे, क्योंकि इमरान खान अदालत में चौंके थे, बायोमेट्रिक करवा रहे थे, तो इसका मतलब है इमरान खान खुद को कानून के आगे सरेंडर कर रहे थे। तो इसलिए आप जब मुल्जिम खुद को कानून के आगे, अदालत के आगे सरेंडर करता है तो अदालत का ये फिर फर्ज बनता है कि उस मुल्जिम को या उस शहरी को उसको तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है।
तो ये चीजें बनी। अब देखें कि 9 मई को सुप्रीम कोर्ट कह रही है वो नैब की तहवील में थे, जो इस्लामाबाद की पुलिस लाइन है वहां पर इमरान खान को रखा गया था, उस रोज वहां पर भी लोग गए थे, उधर वहां पर भी एहतजाज किया गया था। तो अदालत ने जो गलती ये की है ना अमानत साहब, मुझे ये लगता है कि दर हकीकत अदालत की इन ऑब्जर्वेशन से सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की जमानत कंफर्म होने के इम्कानात बिल्कुल 100% हो चुके हैं। क्योंकि जब आप अदालत एक गलती का इदराक कर रही है और फिर उस गलती पर मुल्जिम को जो उसका क्या कहना चाहिए कि मुल्जिम को रिलीफ नहीं देती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ एज अ कोर्ट रिपोर्टर, आखिरी अदालत एज अ कोर्ट रिपोर्टर हमने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जब किसी मुल्जिम को अगर जमानत मिल जाए, उसकी जमानत यहाँ सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर किसी मुल्जिम को हाई कोर्ट से जमानत ना मिले और वो जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आए, तो उसको जमानत मिलने के इम्कानात ज्यादा होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए और फिर जब आप इस तरह की गलतियां करें, ये फैक्चुअल मिस्टेक फैसलों के अंदर मौजूद हों, और फिर वही बात सुप्रीम कोर्ट जब कह चुकी है कि क्या है KSI किस तरह कहने पर, और फिर इस बात की भी कोई जमानत गारंटी नहीं है कि, और अब हमने पिछले दिनों बल्कि मैंने कुछ मुकदमात का जब मैं जायजा ले रहा था जो PTI से मुताल्लिक है, तो पता चला कि एक ही पुलिस एहलकार है जो तकरीबन तमाम 9 मई के मुकदमात में वही गवाह है, वही मुद्दई बना हुआ है, मर्कजी गवाह वही है, वो एक ही बंदा तमाम मुकदमात में। वो कहते हैं मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं बैठा हुआ था, भेस बदल के गया, उन्हें पता नहीं चला, मैं घुस गया, उधर सारे बैठे हुए थे लीडरशिप इनकी, तो उन्होंने कहा वो तो जमान पार्क हो गया, वो तो जमान पार्क। चक्री में भी उन्होंने चक्री में भी वही पहुंच गए, यहाँ रावलपिंडी में चला गया, रावलपिंडी के 5 लोगों का हो गए तकरीर करना शुरू हो गया। हालांकि ये खुफिया साथ लिखा हुआ है खुफिया मीटिंग, वो फैसले का हिस्सा है, फैसले का हिस्सा, खुफिया मीटिंग थी। और एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सुकम, देखिए आप जमान पार्क तक कहें, चले बात कहीं समझ भी आती है, आप चक्री भी पहुंच जाते हैं, आप रावलपिंडी के शमशाबाद हमजा कैंप जो हसास इदारे का है, आप वहां पर भी पहुंच जाते हैं, आप शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से पहुंच जाते हैं, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए कोर कमांडर हाउस के बाहर भी पहुंच जाते हैं, आप मॉडल टाउन में नून लीग के दफ्तर की तोड़फोड़ का केस है तो आप उसमें भी गवाह बन जाते हैं, आप सनम जावेद के खिलाफ भी बन जाते हैं, आप PTI के दीगर। तो मुझे बताया कि एक बंदे को क्या उसकी कोई फोटो कापियां थी कि वो हर जगह पे घूमता फिर रहा था और कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं था। तो इसलिए केस बहुत कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट से अब इमरान खान साहब की रिलीफ मिलने के इम्कानात 100% रोशन हो चुके हैं। लेकिन अब देखना है कि केस कब होता है, अब इधर भी छुट्टियां हैं तो आप कब बैठते हैं। ये जो जमानत के मुकदमात होते हैं आपको पता है अर्जेंट नौयत के होते हैं, तो ये जो भी दस्तयाब बेंच होगा उसके सामने केस 3 रुकनी बेंच सुन सकता है। दूसरी बात जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली की, अब देखिए इमरान खान साहब के मुकदमात अपील की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। अलकादर ट्रस्ट केस का 17 जनवरी को फैसला है जिसमें इमरान खान की जमानत नहीं हुई, बाकियों में तकरीबन सजाएं मुअत्तल हो चुकी हैं, इसके अंदर वो अडियाला जेल में इसी केस की वजह से। तो आप देखेंगे इमरान खान साहब का जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं वो 5 जून को लगी, 5 के समाअत में कोई फैसला नहीं हुआ, फिर 11 को गई, 11 को समाअत नहीं हुई क्योंकि जस्टिस आसिफ साहब छुट्टी पर अचानक चले गए, फिर 26 को रखा तो 26 पर फिर वो भी जिस तरह केस मुकर्रर कराया गया वो भी एक कहानी है। कम अज कम 3 बार चैम्बर में गया, 3 बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, फिर 26 को तारीख आई तो अचानक आ गया जी कि वो नए प्रोसिक्यूटर तैनात हुए हैं तो उनको तैयारी के लिए मोहलत दी जाए। 1 हफ्ते की मोहलत, जमानत का केस है और 4 हफ्तों की 1 महीने की मोहलत मांगी जा रही है। आप अंदाजा करें जमानत के केस में तो आपने मेरिट के ऊपर डिस्कशन ही नहीं करनी, तैयारी करनी भी हुए। नेक्स्ट हियरिंग पे फिर उसने क्या कहा प्रोसिक्यूटर ने, देखिए और रात को मुझे केस रात को मैं वही कह रहा हूं कि 4 हफ्ते गुजर गए। 2 जून को 5 रुकनी नैब टीम बनाई गई और जब 26 जून को केस था तो उससे 1-2 दिन पहले यानी 25 जून को एक नया स्पेशल प्रोसिक्यूटर बना दिया गया, तैनात कर दिया। मैंने केस नहीं पढ़ा और भाई जमानत का केस था, इसमें कितने फैक्ट्स आपने पढ़ने थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ लटकाने के हरबे थे। लेकिन आप देखेंगे डोगर साहब छुट्टी पे क्यों नहीं जा रहे, 30 अगस्त तक छुट्टी है। डोगर साहब के लिए खदशा वही है जो आमिर फारूक साहब को था। आमिर फारूक साहब जब तक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद 2021 से 22 से लेके 2025 13 फरवरी 2025 तक, मुझे बताया कि वो क्यों नहीं गए। उसकी वजह साफ और सुथरी सी है कि अगर वो कहीं छुट्टी पर चले जाते तो पीछे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट है, वो चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाते और इस दौरान वो कोई बहुत बड़े बड़े फैसले भी कर सकते थे जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए या हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़े कर सकते। तो इसलिए वो छुट्टी पर नहीं गए। अब डोगर साहब आए हैं तो डोगर साहब के बाद फिर पीछे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर जज है, तो इसलिए डोगर साहब छुट्टी पर भी नहीं जा सकते। अब उनको हर सूरत अदालत में रहना है। लेकिन इमरान खान के मुकदमात कैसे मौखर किए जा रहे हैं। अब जो जजेस रोस्टर जारी किया गया ना, ये 1 जुलाई से छुट्टियां हो चुकी हैं और 30 अगस्त तक है, 2 महीने की छुट्टियां हैं। इन 2 महीनों में अब डोगर साहब तो अवेलेबल है,
लेकिन इमरान खान साहब के मुकदमा जो सुनने वाला बेंच है उसमें उनके साथ जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब है। आसिफ साहब मौजूद नहीं है क्योंकि अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि वो कब से कब तक छुट्टी करेंगे। वो अपना कंसेंट देंगे तो पता चलेगा कि उनकी छुट्टियां कहाँ से कहाँ तक है। अब उसमें इमरान खान साहब की कब केस मुकर्रर होता है, लेकिन महीने की इस्तदा तो नैब की जानिब से की गई, तो नैब की इस्तदा को अगर देखा जाए तो कम अज कम यकम अगस्त के आसपास तक तो ये केस वैसे नहीं लगेगा। उसके बाद ब्रोकर साहब अगर कोई तारीख देते हैं तो वो कहीं अगस्त के आखिर में शायद कहीं जाकर, या फिर इवन के सितंबर के महीने में जब नया अदालती साल शुरू होगा, दोबारा फुल हाई कोर्ट मुकम्मल फाल होगी, तो उसके बाद कहीं जाकर। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद अब इमरान खान साहब की जमानत का फैसला 27वीं आईनी तरमीम तक ना हो। और दूसरी बात कि अब तोशाखाना 2 केस की समाअत भी चूंकि एक बार फिर रोक दी गई है, अगर तोशाखाना 2 केस मुकम्मल होता है तो उसके बाद ही इस केस में जमानत मिल सकती है, क्योंकि उधर से सजा होगी और उस सजा से के बाद इसमें जमानत दे दी जाएगी। तो इस तरह एक केस में अंदर रखेंगे। तो ये इस वक्त पॉलिसी चल रही है। तो इसलिए मुझे तो अब सितंबर तक इमरान खान साहब का हो सकता है कि कोई ड्रामाई इसमें सूरत हाल बने और इमरान खान साहब की भी चीजें चल रही है, तो उसमें हो सकता है कि पहले भी हो जाए। लेकिन अगर हम मौजूदा एक सूरत हाल को, हाई कोर्ट के हालात को देखें तो ये चीजें सितंबर से कम अज कम, क्योंकि सितंबर में ये भी खबर आ रही है कि सितंबर तक 27वीं आईनी तरमीम भी पास करवा ली जाएगी। बिल्कुल, तो सितंबर के बाद तक ही कहीं जाते हैं। अब आते हैं जनाब मरियम सफदर अवान साहब की। अब पंजाब के अंदर उन्होंने बिल क्या पास किया, बिल ये पास किया गया है। और पहले बिल के हालात में आपको बता देता हूँ। बिल से पहले ये होता था कि अगर कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई मेंबर, कोई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वो अगर असम्बली इजलासों में शरीक नहीं होता, लगातार 1 महीने तक नहीं आता, गैर हाजिर रहता, तो उसकी तनख्वाह में से 26% कटौती हो जाती है। अब मरियम सफदर अवान के खिलाफ आप कोई करारदाद है वो भी पेश कर सकते हैं कि ये नहीं आ रहा, जी, और उसकी मुसलसल गैर हाजिर रहने की वजह से रुकनियत मुअत्तल हो सकती है। उसके खिलाफ रेफरेंस इवन के कि ये बंदा आ ही नहीं रहा, पत्नी है नहीं है, किधर है, कहाँ पर है, तो ये मसाइल हो सकते हैं। अब उसके ऊपर कानून साजी लाई गई। कानून साजी क्यों लाई गई? कानून साजी इस वजह से की गई कि मरियम साहिबा जो है वो पिछले साल जब गालिबन हुकूमत साजी हुई थी तो उस वक्त वो, या बजट के मौके पर वो आई थी असम्बली, और उसके 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा बजट के मौके पर आकर असम्बली में हाजिरी दी है। पूरा 1 साल वो असम्बली से गायब रही। तो अब क्या मतलब वो असम्बली को इस काबिल नहीं समझती? वज़ीर आला को तो उधर जाके बैठना चाहिए, जब आपको फॉर्म 47 के जरिए आप आए हो ना, तो फिर आप ऐवान में आएंगे तो वहाँ अपोजिशन शोर शराबा करेगी, फिर अब वहाँ पर अपोजिशन आपके खिलाफ नारे लगाएगी, आपको बताएगी कि आप फॉर्म 45 वाले नहीं 47 वाले हैं, जिसकी वजह से आपके लिए मसाइल बढ़ेंगे। तो उनके खिलाफ बुरा लगेगा, नारे लगाने वाले हैं उनके खिलाफ भी देखेंगे इंतकामी कार्रवाइयां चल रही हैं। तो इसलिए अब दूसरी बात के फर्ज करें कि अगर मरियम साहिबा जो है वो साल नहीं है, अगर कानून के मुताबिक तो चले तो उनकी हर महीने की 26% तनख्वाह कटनी चाहिए, लेकिन उनकी तनख्वाह नहीं कटेगी, बल्कि तनख्वाह क्या कटनी है, अब उन्होंने कानून ही तब्दील कर दिया। तनख्वाह काट भी लें तो क्या फर्क पड़ता है? तनख्वाह को पैसे भी बिल्कुल, वो तो जो एक सूट, जो जूता जो एक बार इस्तेमाल कर ले, हमने जिंदगी में कभी उनको दोबारा इस्तेमाल करते नहीं देखा। हालांकि उनके शौहर अपने ससुराल में 1500 रियाल वजीफे पर वो गुजारा कर रहे थे, तो पता नहीं इनकी शॉपिंग कहाँ से होती है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि ये तो कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, तो पता नहीं खरीदारी कहाँ से होती है। फिर इनकी जो मुशीरे हैं वो ये कहती हैं कि मरियम बीबी तो 700-800 वाला सूट पहनती है। चले जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है कि वो 700-800 वाला, चले वो सारा ब्रांड का होता है, उनका है। तो अब ये जो कानून साजी हुई है उसमें ये हुआ है कि अगर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अरकान असम्बली, वज़रा, मुशीर अगर वो इजलास में गायब रहे, इजलास में शरीक ना हो, असम्बली आई ना, तो उनकी अब वो जो 26% तनख्वाह की कटौती होती थी अब वो तक कटौती नहीं होगी, पूरी तनख्वाह मिलेगी। यानी मतलब ये है कि आप अरकान असम्बली को इस बात की आजादी दे रहे हैं कि भाईजान ऑफिस आने की जरूरत है, इधर असम्बली आने की जरूरत नहीं है, आपने अवाम की बात करनी है, मसाइल पे बात, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उन्हें जरूरत नहीं है, इसलिए आप घर में बैठे, आप जो वो चैम इनके होते हैं, लॉजेस होते हैं, आप वहां पर बैठे, जहां मर्जी जाए, पूरी दुनिया में घूमे फिरे, आपको पूरी तनख्वाह मिलेगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अवामी पैसे का, अवाम की जो टैक्स देंगे, अभी कल खबर आई है गुजरांवाला से कि 3800 रुपए का बिल था, वो बिल की अदम अदायगी की वजह से वालदैन के इकलौते बेटे ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसके बाप को बिजली चोरी के मीटर उतार के ले गए। उसके बाद उन्होंने, देखिए, उनका 3800 बिल आया, वो बिल पे नहीं हुआ, बिल पे ना होने की वजह से वापडा वाले मीटर काट के ले गए। जब मीटर काट के ले गए तो उन्होंने पड़ोसियों से बिजली ली, वो बिजली पड़ोसियों से ली, उसके ऊपर चोरी का मुकदमा बन गया, बाप गिरफ्तार हो गया, वो जुर्माना लग गया तकरीबन 38,000 रुपए, पैसा बेचारों के पास था नहीं।
तो वो जो इकलौता बेटा जो 20 साल जिसकी उम्र थी, उसने हालात से दिल बर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। तो आप अंदाजा लगाएं अमानत साहब, बिल्कुल ऐसा है, आम आदमी के लिए हालात किस तरह के नाकाबिले बर्दाश्त हद तक मुश्किल बना दिए गए हैं कि वालिदैन का इकलौता बेटा 20 साल के नौजवान का तो यार अभी ज़हन भी पुख्ता नहीं होता कि वो इस तरह की संगीन चीज़ों के बारे में सोच सके। तो आप अंदाज़ा करें कि उन वालिदैन पर, उस बच्चे पर, उनके अहल खाना पर कितनी परेशानी होगी। पिछले साल आपको याद होगा एक खातून थी जिसने 10,000 रुपए जिसका बिल आया और उसने ऑपरेशन के लिए पैसे रखे हुए थे, वो बिल जमा करवाया और बाद में जाके नाले में छलांग लगा दी, क्योंकि पीछे घर के हालात ऐसे हो चुके थे कि वो खातून बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, बीमार थी, और जो इलाज के पैसे जमा किए थे वो बिल में अदा कर दिए। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह आपने बात की। और खसूसन जो ये दो चीज़ें हैं गर्मियों में, एक बिल है आपका और जिस तरह महंगाई चल रही है, चीनी की कीमतें हैं और बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अब आवाम का अगर आप हाल देखें तो लोग रो रहे हैं और लोग जैसे खुदकुशियां, आप इससे बढ़कर नहीं होता, एक जान जो है ना, एक जान वो कीमती है। अब लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा बन गया, हुक्मरान ऐसे बन गए, उन्हें असर, वो कहते हैं यार एक हुई है, अब कोई 10-15 होते तो फिर देखते उस पर कोई बयान आता है, बेहिस हो चुके। बिल्कुल। चले नाजरीन, ये थी आज की वीडियो और 3 अहम अमूर पर हमने बात की। इमरान खान साहब के मुकदमात आप मुकर्रर होते नजर नहीं आ रहे, मरियम साहिबा ने कानून साजी भी कर ली है अपने लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट में अब फैसला आएगा 9 मई की जो जमानतें मुस्तरद हुई हैं इमरान खान की, उसको देखेंगे कि उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगाह करते रहेंगे। तब तक मुझे और सईद बलोच साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।